नमस्कार दोस्तों, माता वैष्णो देवी यात्रा में आप सभी माता के भक्तों का हार्दिक स्वागत है। माता वैष्णो देवी में देश भर से रोजाना हजारों लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा भारत की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी यात्राओं में से एक है। इसलिए मैं आज आपको माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी दूंगा, जैसे कि यात्रा करने का सरल उपाय क्या है और पैदल यात्रा, घोड़े से यात्रा, ट्रेन से यात्रा कैसे करें, हवाई जहाज से यात्रा कैसे करें, रोपवे से यात्रा कैसे करें, बस से यात्रा कैसे करें और इन सब में कितना खर्चा हो जाएगा। और इसके साथ साथ वैष्णो देवी में फ्री धर्मशाला और भोजन की सुविधा कहाँ कहाँ पर है, वो सब जानकारी भी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। माता वैष्णो देवी यात्रा का सबसे पहला पड़ाव कटरा है। तो जानते हैं कटरा कैसे पहुँचे। कटरा 3 तरीके से पहुँचा जा सकता है। पहला तरीका है ट्रेन। यह कटरा पहुँचने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है, क्योंकि इसमें आप सीधा कटरा तक बाय ट्रेन आ सकते हैं। देश के कई बड़े शहरों से सीधा कटरा तक ट्रेन आती है। दिल्ली से बात करें तो जम्मू मेल, शालीमार एक्सप्रेस, वंदे भारत और उत्तर संपर्क क्रांति जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें सीधा कटरा तक आती हैं, जो कि नॉर्मल फेयर की बात करें तो 365 रुपये में आप सीधा कटरा तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपके यहाँ से कटरा तक ट्रेन नहीं आती है तो आप जम्मू तक ट्रेन से आ सकते हैं। यह सीधा देश के सभी बड़े स्टेशन से डायरेक्ट कनेक्ट है। और जम्मू से आप टैक्सी, बस या ट्रेन बदलकर कटरा पहुंच सकते हैं, जो कि जम्मू से कटरा 48 से 50 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और आपका बस से नॉर्मल फेयर अराउंड 120 रुपीज़ लगता है। तो अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका है बस का। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से सीधा आप कटरा तक बस से आ सकते हैं, क्योंकि कटरा में बस स्टैंड भी है, जिसके लिए बस से 900 से 1500 रुपये तक किराया लग सकता है, अकॉर्डिंग यूर प्लेस, कि आप दिल्ली से आ रहे हैं, पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से या कहाँ से आ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं तीसरा तरीके की। तीसरा तरीका सबसे फास्ट और सबसे तेज है, जिसमें कि आप कुछ घंटों में ही कटरा तक पहुंच सकते हैं। तीसरा तरीका है प्लेन का। प्लेन से आप जम्मू तक ही आ सकते हैं, क्योंकि कटरा में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। आपको जम्मू में एयरपोर्ट है, तो जम्मू तक आप प्लेन से आ जाइए और वहां से आपको टैक्सी या बस करके कटरा तक पहुंचा जा सकता है, जिसके लिए आपका देखें तो दिल्ली और जम्मू का नॉर्मल फेयर है 6000 के आसपास है। और मुंबई से जम्मू का किराया देखेंगे आप तो वो आपका पड़ता है लगभग 8000 के आसपास। तो वैसे ऑफ़र चलते रहते हैं, तो कभी सस्ता और महंगा भी होता रहता है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो इनमें से आप किसी भी एक तरीके से कटरा तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, एक ज़रूरी जानकारी बता दूं, जैसे ही आप पंजाब का पठानकोट पार करेंगे और जम्मू के कठुआ ज़िले में आते ही आपके मोबाइल के प्रीपेड नेटवर्क गायब हो जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देश के अन्य राज्यों के प्रीपेड नंबर काम नहीं करते, सिर्फ पोस्टपेड सिम ही काम करते हैं। तो आप अपने मोबाइल में कैसे नेटवर्क लाएं, अब बात करते हैं। आप यात्री सिम खरीद सकते हैं, जो कि आपको जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर या कटरा में पहुंचकर भी मिल जाती है, जिसके लिए आपका 250 से 300 रुपये तक चार्ज लगता है। इस तरह आप अपनी मोबाइल को चालू कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप माता वैष्णो देवी की नगरी कटरा में पहुंच गए होंगे। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं भाई कटरा में स्टे कहां करें। देखिए, वैसे स्टे करने के लिए आपको बड़े बड़े होटल भी कटरा के अंदर मिल जाएंगे, जिसमें कि आप 3000 से 4000 तक भी ऐसे होटल हैं जो आपको बढ़िया फैसिलिटी और 5 स्टार फैसिलिटी दे देते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा आपकी सबसे सस्ते में कहाँ रुके हैं। इतना सस्ता कि समझ लीजिए फ्री के बराबर है। तो गाइज, जैसे ही आप कटरा रेलवे स्टेशन से आप कटरा मेन मार्केट के पास पहुंच जाएं, यहाँ पर आपको कटरा बस स्टैंड
कटरा मेन मार्केट और फव्वारा चौक, ये तीनों आसपास ही हैं। यहीं आपको श्रीधर धर्मशाला दिख जाएगी, जो कि किसी होटल से कम नहीं है। यहाँ पर आप 100 रुपये पर डे के हिसाब से स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर साफ सफाई, सुंदर हॉल दिख जाएगा और धर्मशाला के 100 मीटर के पास ही यात्री कार्ड, बस स्टैंड, मेन मार्केट और माता वैष्णो देवी अर्धकुमारी के इस धर्मशाला से सीधे दर्शन हो जाएंगे। इस धर्मशाला को घड़ी वाली धर्मशाला के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज मैंने भी स्टे किया था भाई श्री धर्मशाला में और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा था ताकि आप भी एक लो बजट में और अच्छी जगह रुक जाएं। बाकी अगर आपकी जेब का अलग बजट है तो आप और भी यहाँ पर होटल देख सकते हैं, जिसके लिए आपको 600, 700, 1000, 1500, 2000, 4000 तक में भी आपको होटल मिल जाएंगे। तो दोस्तों कटरा तक तो आप लोग और माता अर्धकुमारी के भी आप लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे। तो कमेंट में भाई जय माता भी जरूर लिखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो आइए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो अब आता है वैष्णो देवी यात्रा का सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव, यानी कि कटरा से माता वैष्णो देवी की यात्रा और माता वैष्णो देवी की चढ़ाई का। तो देखिए दोस्तों, आप सेम डे चढ़ाई यात्रा करें या नेक्स्ट डे यात्रा करें, आपको यात्रा पर्ची लेनी पड़ेगी, जो कि आपको बस स्टैंड के पास ही माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के ऑफिस से मिल जाएगी, जिसके लिए आपको अपना नाम बताना होता है और आपकी एक फ़ोटो खींचती है, जो कि बिल्कुल फ्री में होता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना होता है। माता वैष्णो देवी की यात्रा आप पैदल मार्ग और हेलीकॉप्टर दोनों तरीके से कर सकते हैं। कटरा का हेलीपैड कटरा से लगभग 3 किलोमीटर दूर कश्मीर रोड पर है, जहां आप ऑटो करके जा सकते हैं, जिसके लिए ऑटो आपसे 250 रुपये चार्ज करता है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की एक पर्सन की वन साइड टिकट 1830 रुपये है, जो कि आपको सांझी छत तक होती है, और अगर आप राउंड ट्रिप करते हैं तो 3660 रुपये लगते हैं। ये टिकट आप ऑफलाइन और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी हेलीकॉप्टर वाली यात्रा। अब बात कर लेते हैं पैदल यात्रा की। पैदल यात्रा आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला रास्ता बाणगंगा वाला और दूसरा रास्ता जो कि नया रास्ता है, ताराकोट वाला रास्ता है। जाने को आप किसी भी रास्ते से जाएं, लेकिन बेस्ट रास्ता कौन सा है आइए जानते हैं। कटरा बस स्टैंड के पास से ही ऑटो चलते हैं, जो कि आपको बाणगंगा वाले और ताराकोट वाले रास्ते के लिए मिल जाएंगे, जिसका किराया 200 रुपये लगता है। ऑटो आपको बाणगंगा वाले रास्ते यानी दर्शनी दरवाजे के पास उतार देंगे, जहां से आपको यात्रा चालू होगी। इस रास्ते पर आप पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि ये कटरा बस स्टैंड से 1 किलोमीटर के आसपास ही है। लेकिन ताराकोट मार्ग के लिए आपको ऑटो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। पुराने रास्ते की तुलना में आप चाहें तो शेयरिंग में ऑटो करके जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 50 रुपये पर पर्सन चार्ज लगता है। दोस्तों, नए और पुराने रास्ते में फ़र्क क्या है आइए जानते हैं। अगर आपको पूरी यात्रा पैदल ही करनी है तो आप किसी भी रास्ते से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर घोड़े, खच्चर या पालकी से यात्रा करनी है तो आप पुराने रास्ते से ही यात्रा करें, क्योंकि ताराकोटी मार्ग पर खच्चर पालकी नहीं चलते हैं। और अगर आपको दोनों रास्तों का आनंद लेना है तो आप नए रास्ते से जाएं और पुराने रास्ते से वापस आ जाएं, या पुराने रास्ते से माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करें और नए रास्ते से वापस आ जाएं। और ये दोनों ही रास्ते अर्धकुमारी पर जाके मिल जाते हैं। हमने अपनी यात्रा पुराने रास्ते से चालू की, क्योंकि हम 15 लोगों के ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं। इसमें हम आपको सभी जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, बाणगंगा वाले रास्ते की यात्रा स्टार्ट होती है दर्शनीय दरवाजे से।
दर्शनीय दरवाजे तक हमने पैदल पहुँचे। उसके बाद वहाँ पर चेक पोस्ट पर चेकिंग के बाद आगे बढ़े। दर्शनीय दरवाज़ा का नाम सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे, मतलब कि दर्शन की भरमार आने वाली है, क्योंकि ये एक प्राचीन रास्ता है माता वैष्णो देवी तक पहुँचने का। तो हमारी यात्रा माता वैष्णो देवी की फाइनली अब चालू हो चुकी है। तो कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सबसे विनती है। तो दर्शनीय दरवाज़ा पार करने के बाद सबसे पहले आपको बाण गंगा के दर्शन होंगे, जहां पर महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए चेकिंग रूम भी बने हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता ने यहां पर बाण मारकर पानी निकाला था, और माता ने यहीं पर अपने बाल भी धोए थे। ये खूबसूरत नज़ारे बाण गंगा के हैं। यहाँ पर लोग स्नान करके यात्रा पर आगे जाते हैं और माता वैष्णो देवी के जयकारे करके साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब बात करते हैं घोड़ा पालकी के किराए की। दर्शनीय दरवाज़ा पार करते ही आपको घोड़े और पालकी वाले नज़र आ जाएंगे। अगर आप इससे यात्रा करना चाहते हैं तो आपको घोड़े से भवन तक 1100 रुपये देने होंगे, और पालकी से आपको 3000 से 4000 तक अकॉर्डिंग योर वेट के हिसाब से पैसे देने होते हैं। बच्चों के लिए ट्रॉली की सुविधा भी है, जिसके लिए 400 साढ़े 400 रुपये अर्धकुंवारी तक देने होते हैं। आप यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी और सभी देवी देवताओं के साथ फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ़ोटो की बहुत सारी शॉप है जो कि आपको 10 से 15 मिनट में आपको माता रानी के साथ फ़ोटो निकाल के दे देंगे। उसके साथ चरण पादुका। जैसे ही हम बाण गंगा से आगे बढ़ते हैं हमें दिखती है चरण पादुका। कहते हैं कि जब भैरव माता का पीछा कर रहा था तब माता ने यहाँ रुककर भैरव को पीछे मुड़कर देखा था, इसलिए इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। इस चरण पादुका के पास पास आपको बहुत सारी खाने पीने की सुंदर सुंदर दुकानें दिख जाएंगी, और मंदिर के नाम से ही आपको आभास होगा। तो इस मंदिर के दर्शन भी आप जरूर करें, और उसके बाद माता अर्धकुंवारी की तरफ निकलें। चरण पादुका से आगे निकलकर हम पहुंचते हैं अर्धकुंवारी। चरण पादुका और अर्धकुंवारी के बीच की चढ़ाई काफ़ी कठिन है, तो आप थोड़ा धीरे धीरे चलें, और इस बीच बहुत सारी सीढ़ियाँ भी हैं, तो जिसे चढ़कर आप आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सांस बीपी की दिक्कत है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पैदल रास्ते से ही यात्रा करें। और अब हम पहुंचते हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी वही स्थान है जहां पर माता रानी ने 9 महीने बैठकर विश्राम किया था। तो अर्धकुंवारी में आप माता रानी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले पहुंचकर पर्ची ले लें यहाँ पर अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए, क्योंकि दर्शन 24 घंटे से ज़्यादा की भी वेटिंग हो सकती है। भीड़ देखकर आप समझ ही गए होंगे। उसके अलावा अर्धकुंवारी में आप खाने पीने के बहुत सारे होटल खुल गए हैं और रेस्टोरेंट भी बन गए हैं, क्योंकि कहते हैं कि माता वैष्णो देवी ने इसी गुफा में 9 महीने तक। अर्धकुंवारी से माता के भवन के लिए 2 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता हेमकोटी वाला है और दूसरा सांझी छत वाला। सांझी छत वाले रास्ते पर घोड़े खच्चर चलते हैं और हेमकोटी वाला पैदल मार्ग के लिए है। इस रास्ते पर घोड़े अलाउ नहीं है। आप सांझी छत वाले रास्ते से भी पैदल यात्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हेमकोटी वाले रास्ते से ही पैदल यात्रा करें, क्योंकि सांझी छत वाले रास्ते की चढ़ाई कठिन है और खड़ी है। बात करें पैदल यात्री की तो 80% लोग हेमकोटी मार्ग से ही यात्रा करते हैं। अगर आप अर्धकुंवारी तक पैदल आकर बहुत थक गए हैं तो आप हेमकोटी मार्ग से बैटरी कार से भी जा सकते हैं भवन तक, जिसके लिए आपको 354 रुपये अर्धकुंवारी से भवन तक एक आदमी का लगता है। टिकट आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन टिकट ही ले लें, क्योंकि ऑफलाइन टिकट में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। अर्धकुंवारी से भवन की बात, अर्धकुंवारी से अगला पड़ाव जो आता है वो है भवन। ये जो नज़ारे
आप देख रहे हैं ये भवन के नज़ारे, माता वैष्णो देवी के नज़ारे हैं। यहाँ पर आपको रात में रुकने के लिए मनोकामना भवन, यहाँ पर फ्री में रात गुजार सकते हैं। यहाँ पर आपको डोरमेट्री भी मिल जाएगी। मनोकामना भवन में ही आपको रोपवे से जाने की भी फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि भैरव बाबा तक जाता है, जिसके लिए आपको 100 रुपये पर पर्सन देना होता है। मनोकामना भवन के अलावा आप यहाँ पर दुर्गा भवन में रुक सकते हैं, जो कि माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ पर खाने पीने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें कि 40 से 50 रुपये में आपका पेट भर जाएगा। अब बात कर लेते हैं माता के दर्शन कैसे करें। माता के दर्शन के लिए आपको भवन के पास ही प्रसाद की दुकान दिख जाएगी, जहाँ पर 70 से 500 रुपये तक आप प्रसाद ले सकते हैं। याद रहे, दर्शन से पहले आपका मोबाइल, जूते, पर्स, बेल्ट सब जमा करना पड़ता है, जो कि आपको माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड द्वारा लॉकर की सुविधा मिल जाती है, जहां पर आप अपना सामान निश्चिंत होकर रख सकते हैं। माता के दर्शन के बाद आप कर लेते हैं बात भैरव बाबा के दर्शन की। अगर आपने दिन में माता के दर्शन कर लिए हैं तो आप भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकल जाइए। भैरव बाबा तक आप 3 तरीके से जा सकते हैं। पहला पैदल, दूसरा घोड़े खच्चर और तीसरा रोपवे से। माता के भवन से भैरव बाबा की चढ़ाई 3 किलोमीटर है। अगर आप घोड़े खच्चर से जाते हैं तो 100 नहीं बल्कि 1000 रुपये से 1200 रुपये लगते हैं। रोपवे से यात्रा करने का खर्चा होता है टोटल 100 रुपये का। 100 रुपये में रोपवे आपको ऊपर बोरा तक ले जाता है और दर्शन करवा के आपको नीचे भवन तक लाके छोड़ देता है। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा पे और आगे करते दर्शन। गाइस अब हम आ चुके हैं भाई भैरव बाबा पे और हम जा रहे हैं बाबा भैरव के दर्शन करने। कहते हैं कि भाई माता तो गाइस कहते हैं कि भाई जब माता ने भैरव बाबा को मारा था तो और भैरव बाबा को मारते वक्त उन्होंने वरदान भी दिया था भाई कि जब भी कोई उनका भक्त उनके दर्शन करेगा वैष्णो माता के, उसके बाद उसे भैरव बाबा के दर्शन करने पड़ेंगे। अगर ऐसा करने से क्या होगा, तभी उनकी यात्रा को सफल माना जाएगा, अन्यथा उनकी यात्रा को सफल नहीं माना जाएगा। तो भाई चल रहे हैं और कर रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन चल के। भैरव बाबा पहुंच करके आपकी यात्रा मंत्रमुक्त हो जाएंगे और आपका मन भी ऐसा हो जाएगा कि हमेशा यहीं बस जाओ। लेकिन भैरव पर रुकने का कोई साधन नहीं है, इसलिए आपको भैरव बाबा के दर्शन करके 1-2 घंटे रुक के आपको वापस नीचे आना पड़ता है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब ने भी मेरे साथ घर से बैठे बैठे माता वैष्णो देवी के दर्शन करे होंगे। तो आपको माता वैष्णो देवी तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। तो गाइज़ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।